हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। दैट इज हम यहाँ पर एक पैसेज डिस्कस करेंगे एंड पैसेज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हमें मार्क करना है। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन दी गई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को केयरफुली आपको पढ़ना है एंड देन पैसेज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको मार्क करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन दी एंड मतलब आखिर में, दी हॉप्ड का मतलब होता है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, कि किसी चीज की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। क्या है देखते हैं आगे। दी हॉप्ड फॉर नाइट इन शाइनिंग आर्मर नेवर अराइव्ड एंड जेट एयरवेज इज नाउ इन इंसॉल्वेंसी कोर्ट। मतलब कि यहाँ पर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, गाइस, दिस इज अ फ्रेज विच मीन्स, मतलब कि इफ यू रेफर समवन एज अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर, दे आर काइंड एंड ब्रेव। या फिर इसका मीनिंग ये भी होता है कि दे आर काइंड एंड ब्रेव एंड लाइकली टू रेस्क्यू यू फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब ऐसा पर्सन जो आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाले उसे हम कहते हैं नाइट इन शाइनिंग आर्मर। नाइट इन शाइनिंग आर्मर नेवर अराइव्ड मतलब एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि कोई ऐसा आए जो हमें डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाले। एंड जेट एयरवेज मतलब बात जेट एयरवेज की जा रही है। जेट एयरवेज इज नाउ इन इंसॉल्वेंसी कोर्ट। तो ऐसा कोई नहीं आया एंड जो जेट एयरवेज है वो अब कहां पर, इंसॉल्वेंसी कोर्ट में है। इंसॉल्वेंसी जो वर्ड है ये इंसॉल्वेंट से आता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिवालिया या फिर कंगाल हो जाना। मतलब जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ जाता है, अपना कर्जा नहीं दे पाते, कंगाल हो जाते, उन्हें हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। सो अभी जो जेट एयरवेज है वो कहां पर है, इंसॉल्वेंसी कोर्ट में है। This marks the last act in a long-wing saga that saw the beleaguered airline and its stakeholders lurch from despondency to hope to gloom once again। मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग विंग सागा है, लॉन्ग विंग मतलब बहुत लंबी, एंड सागा इज अ स्टोरी। सो एक ये लंबी स्टोरी की बात की जा रही है। दैट सॉ द बिलीगर्ड एयरलाइन। अब बिलीगर्ड मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। मतलब ऐसी एयरलाइन जो किसमें थी, डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब यहाँ जेट एयरवेज की बात की जा रही है। एंड इट्स स्टेक होल्डर्स लर्च, एंड लर्च का मीनिंग यहाँ पर होता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट या स्टम्बल करना। स्टम्बल मतलब हिंदी में अगर कहेंगे तो लड़खड़ाना होता है। बैलेंस चले जाता है तो हम एक कभी कभार चलते चलते या सीढ़ियों से लड़खड़ा जाते हैं, स्टम्बल कर जाते हैं। तो लर्च फ्रॉम डेस्पोंडेंसी, एंड डेस्पोंडेंसी मतलब यहाँ पर होगा लो स्पिरिट्स, लो स्पिरिट्स या बहुत ज्यादा सैड होना। टू होप टू ग्लूम वंस अगेन मतलब बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि एक ये लंबी कहानी है जिसमें ये जो बिलीगर्ड एयरलाइंस थी, ऐसी एयरलाइन जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थी और उसके जो स्टेक होल्डर्स थे वो स्टम्बल कर रहे थे। कैसे, लो स्पिरिट से होप की तरफ, कि पहले लो स्पिरिट थे, सैड थे, देन उनके अंदर एक आशा जाग उठी कि यस कुछ हो सकता है पॉजिटिव। देन अगेन वो फिर से क्या हो गए, ग्लूम हो गए, मतलब अगेन वो फिर से क्या हो गए, सैड हो गए। द डेप्ट लेडन एयरलाइन, डेप्ट लेडन मतलब जिसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ा हो, एयरलाइंस डेप्ट लेडन एयरलाइंस ट्रबल्स, उसकी जो मुश्किलें थी, बिगेन व्हेन इट डिफॉल्टेड ऑन अ लोन लास्ट दिसंबर। एंड ये जो डेप्ट लेडन एयरलाइन मतलब कि जेट एयरवेज है, इसकी प्रॉब्लम्स कब बढ़ना शुरू हो गई, कब इंक्रीज हो गई, जब उसने क्या किया, डिफॉल्ट किया। किसमें, लोन में। मतलब वो अपना लोन नहीं पे कर पाई, कब, लास्ट दिसंबर। आगे बोला जा रहा है हेक्टिक सैल्वेज अटेम्प्ट्स एट द एयरलाइन। हेक्टिक सैल्वेज अटेम्प्ट, अब सैल्वेज मतलब क्या होता है, किसी भी मुसीबत से, डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल के आना। सो हेक्टिक सैल्वेज अटेम्प्ट्स, ऐसे अटेम्प्ट जो सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल के लिए किया जा रहा था एट द एयरलाइन सिंस देन हैव कम टू नॉट। मतलब जितने भी अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे उस डिफिकल्ट सिचुएशन से रेस्क्यू करने के लिए, उस जो लॉस हो गया था, कि जो उन पर कर्जा चढ़ गया था, उससे निकलने के लिए वो सारे कहाँ आ गए, कम टू नॉट। एंड नॉट का मतलब होता है फ्रूटलेस। मतलब जितने भी अटेम्प्ट किए गए वो सारे के सारे कैसे, फ्रूटलेस हो गए। जो सारे के सारे कैसे हुए, रिजल्टलेस, मतलब उनका कोई भी रिजल्ट नहीं आया जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए।
Thousands of employees and many operational creditors may end up being the biggest losers in the fiasco. And बहुत सारे जो एम्प्लॉयज थे, thousands of employees थे जेट एयरवेज के, एंड जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे वो सारे क्या हुए, लूजर्स हो गए एंड में इन दिस फियास्को. फियास्को मतलब यहाँ पर होता है ये जो डिजास्टर आया था, मतलब कोई बड़ी चीज, कोई कैलेमिटी, जैसे यहाँ पर बिल्कुल कंगाल ही हो गई थी जेट एयरवेज, तो ये एक डिजास्टर ही था. सो इस डिजास्टर में सारे कैसे हो गए थे, लूजर्स बन गए थे. देन नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द मेनी फैक्टर्स दैट लेड टू दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसके वजह से ये स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब ये जितने भी सर्कमस्टांसेस आए थे जेट एयरवेज के साथ या उनसे जुड़े लोगों के साथ, उनमें से क्या था, वॉज द प्रमोटर नरेश was the promoter Naresh Goyal's intransigence on valuation and not ceding majority control. मतलब ये जो नरेश गोयल थे इनका इंट्रांजिजेंस, अब इंट्रांसिजेंस है ये, जिसका मतलब होता है रिफ्यूज करना, रिफ्यूज करना चेंज होने के लिए, या जो भी आपकी ओपिनियन है या व्यू है उसे रिफ्यूज कर देना. सो नरेश गोयल का जो मतलब जो रिफ्यूजल था किस पर, वैल्यूएशन पे, एंड नॉट सीडिंग मेजोरिटी. सीड मतलब होता है गिव अप करना, दे देना. सो वो जो मेजोरिटी कंट्रोल था वो नहीं दे पा रहे थे. सो यहाँ से इस लाइन में बोला क्या जा रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से ये ऊपर जो पैसेज में दी गई सिचुएशंस आई थी. सो उनमें से जो एक सिचुएशन थी वो क्या थी, नरेश गोयल का इंट्रांसिजेंस था, मतलब रिफ्यूजल ऑन वैल्यूएशन एंड नॉट सीडिंग, एंड वो जो मेजोरिटी कंट्रोल नहीं दे रहे थे, ये भी एक रीजन था. टिल ही वॉज इवेंचुअली फोर्स्ड आउट इन एंड मार्च, कि जब तक उन्हें फोर्स नहीं किया गया तब तक वो गिव अप नहीं कर रहे थे, कंट्रोल नहीं दे रहे थे. देन केम द volte-face by the SBI-led lender consortium on its emergency funding commitment of 1500 crore, which scuttled the bidding process. सो गाइज यहाँ पर अगर बात की जाए इस वोल्ट फेज मतलब मीनिंग की, इसका मीनिंग होता है चेंज ओपिनियन और डिसीजन. चेंज ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को चेंज करना. देन यहाँ पर और एक वर्ड है कंसोर्टियम, एंड कंसोर्टियम का मतलब होता है कोई एसोसिएशन, एन एसोसिएशन या कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो एसोसिएशन होती है उसे हम कंसोर्टियम कहते हैं. ऑन इट्स इमरजेंसी फंड कमिटमेंट ऑफ 1500 करोड़. सो उन्होंने कहा था कि हम 1500 करोड़ का इमरजेंसी फंड देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वोल्ट फेस कर दिया, मतलब अपनी ओपिनियन, अपना डिसीजन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसके वजह से विच स्कटल्ड द बीडिंग प्रोसेस. और जो बीडिंग प्रोसेस था वो क्या हुआ, स्कटल्ड हो गया, मतलब कि स्किप हो गया, क्योंकि जो कमिटमेंट यहाँ पर की थी एसबीआई लेंडर कंसोर्टियम ने कि हम इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करेंगे 1500 करोड़ का, उन्होंने नहीं किया. उस वजह से जो बिडिंग प्रोसेस था वो क्या हुआ, स्किप हो गया. आगे देखते हैं. The airlines already truncated operations rapidly unraveled and it stopped flying mid अप्रैल. मतलब कि वो जो ऑलरेडी उसका जो ट्रंकेटेड प्रोसेस था, ट्रंकेटेड मतलब क्या होता था, क्या होता है, शॉर्ट इन ड्यूरेशन. शॉर्ट इन ड्यूरेशन, जो उसके शॉर्ट ऑपरेशंस थे वो रैपिडली क्या हुए, अनरेवल्ड हो गए. अनरेवल्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुलझाना. एंड इट स्टॉप फ्लाइंग अमिड अप्रैल, एंड उसका जो फ्लाइंग था वो अप्रैल में रुक गया. जेट्स एसेट्स, जेट के जो एसेट्स थे जैसे कि कौन कौन से, प्राइज्ड एयरपोर्ट स्लॉट्स, वैल्यूएबल जो फ्लीट्स थी, ट्रेन जो एम्प्लॉयज थे, क्या हुआ, वर अप फॉर ग्रैब्स and the competition has since moved in for the kill. Were up for the grab, and up for the grab भी यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अवेलेबल, कि सारे एम्प्लॉयज और सारी चीजें कैसी थी, अवेलेबल थी, एंड द कंपटीशन हैज सिंस मूव्ड इन फॉर द किल. फिर आगे बोला जा रहा है, नॉट सरप्राइजिंगली मोस्ट पोटेंशियल सूटर्स फॉर जेट एयरवेज बैक्ड ऑफ
कि बहुत सारे जो पोटेंशियल सूटर्स थे जेट एयरवेज के लिए, उन्होंने क्या किया, बैक ऑफ कर दिया। बैक ऑफ मतलब होता है ड्रॉबैक कर देना, मतलब कोई चीज या कोई ओपिनियन को पीछे खींच लेना, वापस ले लेना। एंड जस्ट वन कंडीशनल बिड वाज रिसीव्ड फॉर अ माइनॉरिटी स्टेक, और सिर्फ एक ही कंडीशन बिड रिसीव किया था, वो भी सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक के लिए फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एंड कौन सा पार्टनर, इतिहाद एयरवेज के द्वारा। आगे बोला जा रहा है लेटर द हिंदुजा ग्रुप ऑल्सो थ्रीव इट्स हैट इनटू द रिंग। थ्रीव इट्स हैट मतलब थ्रो इट हैट इनटू द रिंग गाइस। यहाँ पर ये भी एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है एंटर इनटू कंपटीशन के, एंटर इनटू कंपटीशन में या किसी इलेक्शन में एंटर करना, उसे हम कहते हैं एंटर इट्स हैट इनटू द रिंग। मतलब अब जो है, अब सीन में ये हिंदुजा ग्रुप आ गया है, मतलब कंपटीशन में उतर गया। बट लेंडर्स सीम्स टू हैव फाउंड दिस ऑफर्स अनअपीलिंग, लेकिन हिंदुजा ग्रुप ने जो भी ऑफर्स दिए थे वो कैसे थे, अनअपीलिंग थे, उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, उतने अच्छे नहीं थे। एंड नाउ डिसाइडेड टू रेफर जेट टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कि हिंदुजा ग्रुप का जो भी ऑफर था ये अनअपीलिंग था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो भी जेट है, इस जेट को जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको हम ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को हैंड ओवर करेंगे। किस लिए, फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए, कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जो भी इनके ऊपर जो केस चल रहा है उस केस के लिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है हायर वैल्यू कुड हैव बीन सैल्वेज्ड, कि हायर वैल्यू हम सैल्वेज कर पा रहे थे। सैल्वेज मतलब रेस्क्यू करना। अभी जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि सैल्वेज मतलब होता है रेस्क्यू करना। फॉर ऑल ऑफ द जेट स्टेक होल्डर्स हैड द लेंडर्स एक्टेड सूनर एंड मोर डिसिसिवली, अगर जो लेंडर्स थे वो जल्दी एक्शन ले लेते एंड डिसिसिवली एक्शन ले लेते, सो बहुत सारी वैल्यू जो सैल्वेज की जा सकती थी। देन नेक्स्ट देखिए, द सागा एज इट हैज प्लेड आउट हैज बीन बिसेट विथ अवॉइडेबल डिलेस एंड रॉन्ग सिग्नल, कि जो भी सागा, जो भी स्टोरी, जो भी यहाँ पर ये कहानी चल रही थी, प्लेड आउट हैज बीन बिसेट, मतलब बिसेट जो होता है इसका मतलब होता है राउंड अप, किसी चीज को घेर लेना। सो राउंड अप विथ अवॉइडेबल डिलेज एंड रॉन्ग सिग्नल्स, कि सारे रॉन्ग सिग्नल्स और सारे कैसे डिलेज जो थे वो कैसे थे, अनअवॉइडेबल थे। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट नरेश गोयल वाज गिवन एन इनऑर्डिनेटली लॉन्ग रोप बाय द लेंडर्स, कि पहले नरेश गोयल की हमने पहले भी इसके पहले पैसेज में बात की है, वाज गिवन एन इनऑर्डिनेटली लॉन्ग रोप। एंड यहाँ पर ये जो लॉन्ग रोप होता है इसका मतलब होता है कि कोई ढील दे देना लंबी सी, मतलब कि लॉन्ग टाइम दे देना किसी को सोचने के लिए, बाय लेंडर्स विच वर्क टू द डेट्रीमेंट ऑफ एवरीवन एल्स। एंड कैसे काम किया, यहाँ पर डेट्रीमेंट जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग डैमेज्ड, कि किसी को डैमेज ना हो जाए। सो यहाँ बोला क्या जा रहा है कि उसे इनऑर्डिनेटली लंबा समय दिया गया था लेंडर्स के द्वारा, विच वर्क टू डेट्रीमेंट ऑफ एवरीवन एल्स, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरों को हार्म हुआ। थैंकफुली द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ बैकडोर एंट्री बाय द प्रमोटर, एंड देन बैकडोर एंट्री होती है, पीछे से एंट्री होती है किसकी, बाय द प्रमोटर वॉज थ्वाटेड, जो प्रमोटर की एंट्री थी बैकडोर उसे क्या कर दिया गया था, थ्वाटेड कर दिया गया था, जिसका मतलब प्रिवेंट कर दिया गया था, रोक दिया गया था। बट द लेंडर्स डिसीजन टू पुट ऑफ द आईबीसी रूट इन फेवर ऑफ मेजोरिटी इक्विटी स्टेक्स फॉर देमसेल्व्स इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। पर लेंडर का जो डिसीजन था, क्या डिसीजन था कि उनकी जो आईबीसी रूट थी उसको मेजोरिटी इक्विटी के फेवर में लाना है, लेकिन ये जो चीज थी ये काफी डिफिकल्ट थी एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, this leads one to wonder whether the need to avoid the bad optics of jobless and fare hikes in the election season was at the play. And this leads one to wonder मतलब ये सोचने पे मजबूर करता है एक मतलब किसी को भी कि यहाँ पर वेदर द नीड टू अवॉइड द बैड ऑप्टिक्स ऑफ जॉब लॉसेस, कि ये जो बैड ऑप्टिक्स था ये मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, मतलब इस सिनेरियो को हम ये क्या अवॉइड करें। एंड फेयर हाइक्स जो थे
वो इलेक्शन मतलब इलेक्शन सीजन प्ले में था, इलेक्शन सीजन आने ही वाला था एंड ये जो लोग जॉबलेस हो चुके थे एंड जो फेयर मतलब जो किराया उसमें हाइक हो चुकी थी, मतलब फेयर बढ़ चुका था एंड यहाँ पर इलेक्शन सीजन में भी था एंड इलेक्शन सीजन के पहले ऐसी कोई चीज हो जाती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। देन आगे बोला जा रहा है डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग वाज अ मोर प्रैग्मेटिक कोर्स, कि जो डेप्ट को रिस्ट्रक्चर करना फिर से वाज अ मोर प्रैग्मेटिक कोर्स था इफ दे वर वरीड अबाउट द लॉन्ग डिलेज अंडर आईबीसी। अगर वो सोचते कि नहीं हमें लॉन्ग डिले जो हो रहे हैं आईबीसी के अंडर इसके बारे में अगर सोचते तो डेप्ट रिस्ट्रक्चर करना कैसा था, प्रैग्मेटिक था। बट दैट रिक्वायर्ड लेंडर्स टू फॉलो थ्रू ऑफ देयर इमरजेंसी फंडिंग, लेकिन लेंडर्स को क्या हुआ, लेंडर्स ने क्या किया, उनके इमरजेंसी फंडिंग कमिटमेंट को फॉलो किया। इट इज इट इजंट क्लियर व्हाट रियली चेंज इन अ फोर्टनाइट, एंड ये क्लियर नहीं है कि फोर्टनाइट में जस्ट 15 दिनों में क्या चेंज हो गया, दैट द लेंडर्स बैक ट्रैक्टेड ऑन दैट कमिटमेंट। मतलब लेंडर्स ने जो कमिटमेंट की थी कि हम जो पैसा देंगे या जो भी चीजें हेल्प करेंगे वो फिर से उस डिसीजन पे बैक ट्रैक हो गए, मतलब फिर से उस डिसीजन पे वापस आ गए, मतलब उन्होंने जो भी कहा था जो भी कमिटमेंट की थी वो फुलफिल की। आगे बोला जा रहा है इन दी बार्गेन ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट जेट राइवल्स, जेट के जो भी राइवल्स थे दुश्मन थे हैज लॉस्ट वैल्यू, मतलब जेट के जो भी राइवल्स थे उनकी वैल्यू लॉस्ट हुई थी बार्गेनिंग में। while the creative destruction cycle in business should be allowed to play out, the process should be fair, and जो creative destruction cycle थी बिजनेस में should be allowed, उसे अलाउ किया जाना चाहिए, क्या द प्रोसेस क्या की टू प्ले अलाउ करना चाहिए सॉरी गाइस एक मिनट शुड बी अलाउड टू प्ले आउट, मतलब वर्क करने के लिए अलाउ करना चाहिए। द प्रोसेस शुड बी फेयर, फेयर होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड अबाउ reproach. The lenders now say that under the IBC it is possible to give potential investors the exemptions, कि IBC के अंडर अब पॉसिबल है कि हम पोटेंशियल जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें एग्जेम्पशन दे पाए, दे सीक फ्रॉम सेबी नॉर्म्स, कि जो भी सेबी नॉर्म्स के अंडर जो भी एग्जेम्पशन आते हैं पोटेंशियल बायर्स के लिए वो उन्हें दिए जाए। दिस ऑफर्स अ ग्लिमर ऑफ होप, ग्लिमर ऑफ होप मतलब हिंदी में इसे कहते हैं आशा की किरण, मतलब कोई होपफुल सिचुएशन जो पॉजिटिव नजर आ रही है, दैट सम रेजोल्यूशन इवन इफ सब ऑप्टिमल, एंड यहाँ पर ये जो सब ऑप्टिमल वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है बहुत ही लो स्टैंडर्ड का, लो स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड का जो होता है उसे हम कहते हैं लो ऑप्टिमल। सो इवन इफ लो सब ऑप्टिमल मे बी पॉसिबल, बट द स्टेक होल्डर शुड कीप एक्सपेक्टेशंस लो, स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो काफी कम होनी चाहिए, गिवन दैट द रेजोल्यूशन ऑफ केसेस सो फार रेफर्ड अंडर आईबीसी हैव बीन फ्रॉड, एंड जितने भी जो केसेस है आईबीसी के अंदर हैव बीन फ्रॉड, एंड फ्रॉड मतलब होता है लाइकली टू रिजल्ट, मतलब कि कोई अनडिजायरेबल रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं फ्रॉड विद लॉन्ग डिलेस एंड डिस्प्यूट्स, कि जो भी केसेस आईबीसी के अंडर रेफर किए गए हैं वो सारे कैसे हो गए, अनडिजायरेबल रिजल्ट मिल रहे हैं उनके विथ लॉन्ग डिलेस, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लंबा डिले हो रहा है, मतलब काफी समय लग रहा है, एंड डिस्प्यूट्स मतलब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड झगड़े एंड डिसएग्रीमेंट इस तरीके की चीज भी चल रही है। सो आई होप गाइस आप सभी को पैसेज समझ में आ चुका है किस तरीके का पैसेज था। सो प्योरली ये जेट एयरवेज पे था एंड उससे रिलेटेड जो भी चीजें हुई थी एंड सभी को आपको पता होगा कि ये जो इशू था ये काफी हॉट इशू था काफी दिन पहले, काफी मंथ्स पहले, एंड इसी तरीके के पैसेजेस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज लेट्स सी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स अस द करेक्ट पिक्चर रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ द ऑथर अबाउट द आईबीसी प्रोसीडिंग्स, आईबीसी प्रोसीडिंग्स के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट बिल्कुल सही है।
सो लेट्स चेक गाइस, इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, एंड आई होप सभी का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा था, देखिए लास्ट पैसेज में ही, लास्ट का जो पैराग्राफ था, यहाँ पर बोला देखो यहाँ पर ये लास्ट की जो दो लाइन है, बट स्टेक होल्डर शुड कीप एक्सपेक्टेशंस लो, गिव आउट दैट द रेजोल्यूशन ऑफ केसेस सो फार रेफर्ड अंडर आईबीसी हैव बीन फ्रॉट विद लॉन्ग डिलेज, कि जितने भी आईबीसी के अंडर केसेस है वो सारे लॉन्ग, मतलब उसमें काफी डिले लग रहा है एंड डिस्प्यूट चल रहा है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ई ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द फेलियर ऑफ जेट एयरवेज, मतलब जेट एयरवेज का फेलियर क्यों हुआ एज पर द गिवन पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग। सो देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। सो लेट्स चेक गाइस। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर मैनर बाय लेंडर्स विदाउट एनी वैलिड रीजन। यस, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला जा रहा था, एक पैसेज में एक दिया हुआ था एक स्टेटमेंट, कि जैसे फर्स्ट नरेश गोयल वाज गिवन एन इनऑर्डिनेटली रॉन्ग रोप बाय द लेंडर्स विच वर्कड आउट टू बी डेट्रीमेंट ऑफ एवरीवन एल्स, तो उसे लॉन्ग रोप मतलब काफी टाइम दिया गया था ताकि वो अच्छे से हैंडल कर पाए बेटर बेटर तरीके से। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। लेट्स चेक बी। बी द लेंडर्स कुड नॉट take decision when required since they have not applied their best mind to resolve the crisis. Yes, कि ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, कि जो लेंडर्स थे वो डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाए, सिंस दे हैव नॉट अप्लाइड देयर माइंड्स बेस्ट माइंड टू डी सॉल्व द क्राइसिस, की क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना बेस्ट माइंड, मतलब अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए। सो ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ था पैसेज में, जस्ट मैं बोलकर ही दिखा रही हूँ, बट द लेंडर्स डिसीजन टू पुट ऑफ the IBC route in the favor of majority equity stake for themselves is difficult to explain. So यहाँ पर ये पॉइंट भी दिया गया था। So ये दोनों पॉइंट सही है। सी देखते हैं, सेबी हैज नॉट गिवन जेट एयरवेज द राइट टू गो अहेड एंड फाइल फॉर फंडिंग प्रपोजल, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। सो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is the reason that the lenders have not accepted the bids received to acquire Jet Airways? तो यहां देखेंगे सही आंसर क्या होगा।
सो लेट्स चेक गाइस। फर्स्ट में कहा जा रहा है द लेंडर्स वांटेड टू रेफर द केस टू जेट एयरवेज एनीवे मेकिंग इट एन इनएविटेबल केस एंड दे वांटेड टू बाय सम टाइम। बिल्कुल गलत है ये। देन नेक्स्ट देखते हैं The lenders have not found the bids accepted in line with their expectation. Yes, बिल्कुल सही है कि उनके expectation के according नहीं थी bids जो थी, and that is why they decided against accepting the same. Yes, ये सही जा रहा है. The lenders have decided to refer the case to bidders once the NCLT proceedings are done with. यहाँ पर ये भी point ऐसा कुछ नहीं दिया गया है. द लेंडर्स वांट टू नो द रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड ऐसे भी कोई बात बिल्कुल नहीं की गई है। सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लेंडर्स को एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जो भी प्रपोजल था। सो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द मेन कल्प्रिट इन जेट एयरवेज सागा। जेट एयरवे की जितनी भी चीजें हुई है, जितनी भी स्टोरी है, उसमें मेन कल्प्रिट कौन है, मेन गुनाहगार कौन है? एज इट हैज प्लेड आउट एज डिस्क्राइब बाय द ऑथर। सो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है सही आंसर, एंड ये क्लियर ही है। आई होप सभी से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जितनी भी चीजें जेट एयरवेज की यहाँ पर देखी हमने पैसेज में, उसका मेन कल्प्रिट क्यों कौन था। सो फर्स्ट है द प्रमोटर्स ऑफ जेट, जिनने प्रमोशन किया था जेट एयरवे का, बिल्कुल गलत। द लेंडर्स, यस। द बिडर्स हु सबमिटेड द बिड्स टू एक्वायर द कंपनी, नहीं, सेबी भी नहीं। सो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द फ्रेज हॉप्ड फॉर नाइट इन शाइनिंग आर्मर एज यूज्ड इन द गिवन पैसेज। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, एंड हमने इसे डिस्कस भी किया था। पैसेज की स्टार्टिंग की ही लाइन में ये फ्रेज दिया गया था। So let's check guys. Knight in shining armor या हॉप्ड फॉर नाइट इन शाइनिंग आर्मर का मतलब क्या होता है? यहाँ मैंने बताया था हॉप्ड मतलब एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड। सो अ वेरी गुड स्वॉर्ड्समैन हु कैन फाइट ऑल अगेंस्ट ऑल ऑड्स, नहीं। अ वेरी एफिशिएंट पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ ऑल द ट्रबल्स इन वंस लाइफ, ओन लाइफ, खुद की लाइफ में, नहीं। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विथ वेरी डीप पॉकेट्स, बिल्कुल नहीं। अ वेरी गुड पर्सन विथ अ गुड हार्ट एंड ऑल्सो लॉट ऑफ मनी, नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ द अबाउ, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी काइंड एंड ब्रेव, या अ पर्सन हु इज लाइकली टू रेस्क्यू यू फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब ऐसा पर्सन जो आपको आपके डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाले, जो बहुत काइंड एंड ब्रेव हो, वो होता है
नाइट इन शाइनिंग आर्मर, या यहाँ पर हॉप्ड फॉर, यहाँ पर ये जो होता है ये फ्रेज सिर्फ इतना ही होता है, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, बट यहाँ पर पैसेज में हॉप्ड फॉर मतलब बोला गया था कि ऐसा कोई पर्सन जो इस जो डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी जेट एयरवेज पर, उसमें उस सिचुएशन से जेट एयरवेज को बाहर निकाले। तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं मेंशन है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ई मतलब नन ऑफ द अबाउ हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एट द as the starting point in the issue with jet airways as described in the passage। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बोला जा रहा है कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द इशू। इशू का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या था, जेट एयरवेज के साथ एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, मतलब कहाँ से जेट एयरवेज की शुरू होती है स्टोरी, मतलब क्या स्टार्टिंग पॉइंट था। सो यहाँ पर बोला जा रहा है द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी रिजेक्टेड एनी ऑफर टू गो फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग रन। ये तो बात की बात है, यहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि जेट एयरवेज के साथ जो प्रॉब्लम शुरू हुई है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। नेक्स्ट देखते हैं, the lenders are of the opinion that there is everything to play for unless the promoters throw their hat in the ring। गलत है। The company could not honor its debt, कि जो भी उसे डेप्ट देखिए पैसेज में दिया था, the debt laden airline trouble began when it defaulted on a loan last December। so यहाँ पर यस उसका जो डेप्ट था वो उसे ऑनर नहीं कर पाई, पे नहीं कर पाई, डेप्ट ऑब्लिगेशन फ्रॉम टाइम फ्यूलिंग दैट द डिबेट एवरीथिंग इज नॉट वेल विद द कंपनी, एंड इससे शुरू हो गया कि कंपनी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड ये सारी चीजें इशू। सो यस ये हो सकता है। द कंपनी कुड नॉट सबमिट डिटेल्स फॉर रेटिंग पर्पज, यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसी एंड ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं की गई है, सो ये भी हो जाएगा एलिमिनेट एंड ये भी। सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी।